सॉरी आप लोगों को बाहर वेट करना पड़ा, वो एक टॉपिक तकरीबन दरमियान में था, लेकिन मैं आगे थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि क्लोज़ इस तरह से हो जाए, क्योंकि बाहर अभी इन दिनों गर्मी होती है। तो वो एक दो लोग जो आए हैं उन्हें देख के लगा है कि हाँ भाई वो जो है ना ज़रा पसीने उन्हें आ, तो कोशिश मैं इंशाल्लाह पूरी करूँगा कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। फिर भी वो थोड़ा बहुत ज़ाहिर है पिछले स्टूडेंट्स के निकलने और स्टूडेंट्स के एंटर टाइम लगता है। कुछ पढ़ के आए आप लोग? ना करें, आपने घर जाके पढ़ा और आपने कहा कि ये तो प्रैंक हो गया मेरे साथ, यहाँ तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और ये तो अगर याद करना पड़ गया तो फिर क्या होगा। और सर पहले तो वो एक छोटी वाली किताब का एक सफ़ा या आधा सफ़ा पढ़ाते थे, तो या ये बड़े साइज़ के वो 2 सफ़े ही पढ़ा डाले। खैर जब उसे पढ़ा तो एहसास हुआ कि वो बस एक्सप्लेनेटरी बातें हैं, जनरल डिस्कशन चल रही है, और ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा याद किया जाए। तो सवाल ये है कि सबसे पहले आपने ऑडिट की बेसिक और थोड़ी सी एडवांस लेवल की डेफिनेशन देखी। उसमें कोई कंफ्यूजन परेशानी क्या वो सब है? यानी हमें पता है कि ऑडिट एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन है अकाउंट्स का, और अगर हम ज़्यादा बड़े लेवल पे जाएं तो हम कहें ऑडिट एक ऐसा ऑफिशियल एग्जामिनेशन है जो ऑडिटर को एनेबल कर देता है कि वो एक ओपिनियन दे दे कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है गिवन फ्रेमवर्क के मुताबिक, जो भी इनका प्रिस्क्राइब डिफाइंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक ठीक बने हुए हैं या नहीं बने हुए। आगे गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं, डेफिनेशन ही दे डाली आपने, उसको आगे टिक लगा दिया, तो क्या बच्चों वाली बात कर दी, तुम्हें आता है। फिर हम बताया फ्रेमवर्क किसे कहते हैं, तो जो जिस भी मुल्क में एप्लीकेबल जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चल रहे हों, तो मुल्क बता दे कि यहाँ कंपनियाँ फलाना स्टैंडर्ड फॉलो करेंगी। कंपनीज एक्ट 2017 पाकिस्तान में ये प्रिस्क्राइब करता है कि जो कंपनीज हैं लिस्ट कंपनियाँ 4th स्केड्यूल और बाकी कंपनियां 5th स्केड्यूल को फॉलो करेंगी। कंपनीज एक्ट के एंड पे हैं तो 4 ये दो हैं कि कंपनियां अपने अकाउंट्स में डिस्क्लोजर्स क्या डालें। तो FR2 जिन्होंने पढ़ा हुआ उन्होंने और जिन्होंने पढ़ना है या पढ़ा रहे हैं तो उन्हें आएगा कि आगे हमारे पास अकाउंट्स का जब जिक्र होता है तो फिर 2 फ्रेमवर्क का और जिक्र होता है कि पाकिस्तान का जो और भी कुछ बताता है कि ये फ्रेमवर्क होगा। तो जो फ्रेमवर्क है ये कहाँ से आता है, ज़्यादातर मुल्क का लॉ बताता है। अगर मुल्क का लॉ ना बताए तो कंपनी वाले अपनी कंपनी के हिसाब से एक अच्छा सा फ्रेमवर्क चूज़ कर लेते हैं जो उनके यूज़र्स की सारी नीड्स को पूरा कर सके। क्लियर? मेरा सवाल ये है कि कोई कंफ्यूजन फ्रेमवर्क या फ्रेमवर्क कहाँ से आता है उसके ऊपर। चार्ज विद गवर्नेंस कौन है? कल हमने कहा था कि हम अब ओनर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे हमने ऑडिट इंडिविजुअल का भी हो सकता है, पार्टनरशिप का भी हो सकता है, कंपनी का भी, गवर्नमेंट का भी, अदालत का भी, किसी भी चीज़ का ऑडिट हो सकता है, तो हम उसे एंटिटी कहेंगे। तो ये अब एंटिटी हो गया ग्लोबल वर्ड, इसका मतलब होगा कोई भी इदारा। इसी तरह से अब हम अगर सोल प्रोप्राइटर में देखें तो ओनर होता है बिजनेस चलाने वाला। पार्टनरशिप में कौन होते हैं? पार्टनर्स। कंपनियों में कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। ओनर होते हैं लेकिन कंपनी चलाने के लिए कैसे बिठाया हुआ होता है? डायरेक्टर्स को। इसी तरह से स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ होते हैं, कहीं डॉक्टर्स होते हैं, कहीं गवर्नमेंट के लोग होते हैं, कुछ इदारों के ऊपर गवर्नमेंट इटसेल्फ होती है। तो इन सब लोगों का जिक्र किए बगैर हम कहेंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जिनको हम अपनी सादा ज़बान में कहते हैं हैंडलर्स, जो चला रहे हैं, जो निज़ाम चला रहे हैं। तो दोस्त चार्ज गवर्नेंस का मतलब है वो लोग जो इदारे के सर पे बैठे हैं, या तो वो खुद ओनर्स हैं या ओनर्स ने अपने नुमाइंदे बिठाए हैं कि तुम जाके निज़ाम चलाओ। तो जब हम ऑडिट करने जाएंगे तो हमें 2 लेयर्स नज़र आएंगी लोगों की। नीचे की लेयर होगी मैनेजमेंट, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, हमारा ज़्यादातर पाला इनसे पड़ेगा। लेकिन जब इनकी कोई शिकायत होगी, हमें कोई मसला होगा, तो हम फिर जाएंगे ओनर या ओनर के नुमाइंदे के पास। तो दोस्त चाविद गवर्नेंस कहलाएंगे ओनर्स या ओनर्स के नुमाइंदे। तो कंपनी के बड़ों के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा दोस्त चाविद गवर्नेंस, और नीचे की लेयर वालों के लिए इस्तेमाल होगा मैनेजमेंट। क्लियर जी? फ्रेमवर्क और फ्रेमवर्क कहाँ से आता है ये बात आप जी क्लियर है ये बात? फिर एक स्टेप आगे गए और फिर आपने पढ़ा कि ये ट्रू एंड फेयर होता है, स्टीवर्डशिप होता है। ये स्टीवर्डशिप और जो एजेंसी वाला मामला है, ये जो लिखी हुई बातें थी समझ आई? खुशी ये होती है कि पढ़ते जा रहे होते हैं, समझ आ रही होती है, तो बंदा ये कहता है कि मैंने अब इसे याद नहीं करना,
बीलो सीलो में जो पढ़ते थे फिर उसे याद भी करना पड़ता था। अब जिंदगी में कभी भी कोई आपको रोक के पूछेगा कि हाँ डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट होते हैं, ज़रा इसके ऊपर 3-4 लाइनें बता दो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप नहीं लिख पाएंगे। आज नहीं, आप लाइफ में कभी भी, अनलेस कि आपकी याददाश्त चली जाए, आप जो है ये बताने की पोजीशन में होंगे। लेकिन शायद अगर मैं आपसे पूछूंगा मिस रिप्रेजेंटेशन में ब्रीच ऑफ ड्यूटी की जो डेफिनेशन अगर आप बता दें तो वो शायद आप 2-3 महीने बाद भी भूल चुके होते हैं। तो ये फ़ायदा है ऑडिट का कि ये एक सादा, ये लॉजिकल पेपर है, इसमें आपको प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। इसमें हम ज़िंदगी की बातें कर रहे हैं, इसमें किसी पुराने ज़माने के बने हुए लॉ के अजीबो गरीब से कवानीन की बात नहीं कर रहे, इसमें हम नेचुरल बात कर रहे हैं, ये ज़िंदगी से ज़्यादा करीब है। तो ये थ्योरियों के पेपरों में ये वाला पेपर आपको प्रैक्टिकल नज़र आता है, आपको नज़र आता है कि येस ये दीज थिंग्स आर हैपनिंग इर्द गिर्द। वरना आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मनी की डेफिनेशन ही देख के बैठे हुए सोच रहे होते हैं कि अच्छा इसको मैं इस्तेमाल कहाँ पे करूँगा। तो ये ऑडिटर जो कर रहा है वो समझ आ रहा है। एजेंसी और स्टीवर्डशिप में जो लाइनें लिखी हुई थी वो क्लियर है। ट्रू एंड फेयर वाली बात समझ आई। मटेरियलिटी में कुछ लिखा हुआ था, क्या वो समझ आया? वो अमाउंट या अमाउंट जिससे ऊपर यूजर्स के, वो जो आपने बचपन से डेफिनेशन आ रहा है ना, यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजंस मुतासिर हो। भाई एक इन्वेस्टर है, उसने कंपनी में 25 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं, तो कंपनी के अकाउंट्स में अगर तो कोई 10-12 लाख रुपए का कोई मसला है छोटा सा, तो शायद वो उसे बॉदर नहीं करेगा। हाँ, लेकिन 4-5 करोड़ का मसला होगा तो शायद उस वजह से उसका इकोनॉमिक डिसीजन मुतासिर और शायद वो इन्वेस्टमेंट ना करे। तो मटेरियलिटी एक ख़ास बेंचमार्क को, एक ख़ास अमाउंट को कहते हैं जिससे ऊपर के मसले पे यूज़र परेशान हो जाएगा। तो क्या मटेरियलिटी जो हमने क्लास में पढ़ी, जो आपने बचपन में पढ़ी और जो आपने किताब में पढ़ी, सब क्लियर है? फिर आप लोगों ने ऑडिट के एडवांटेजेस पढ़े, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्रेडिबिलिटी है, फिर उन्होंने अपनी स्टैट्यूटरी कानूनी ड्यूटीज़ पूरी की हैं वो भी पता लग जाता है। फिर कुछ कानूनी ड्यूटीज़ नहीं होती, जैसे गवर्नेंस है, अच्छी गवर्नेंस कानून ने नहीं कहा, लेकिन अगर कंपनी में अच्छी गवर्नेंस है, ऑडिट होने से आपको पता लग जाता है कंपनी को चलाने वाले बड़े अच्छे तरीके से कंपनी को चला रहे थे। कोई कन्फ्यूजन कल के पूरे लेक्चर में, कॉन्सेप्ट में, किसी वर्ड में, किसी लाइन में, कोई चीज़ जो पढ़ के आए हैं उसमें परेशानी? ट्रू एंड फेयर में थर्ड पॉइंट, चलो ट्रू एंड फेयर में थर्ड पॉइंट, द phrases true and fair view and present fairly indicate that a judgment is being given that financial statement can be relied upon। जब ये लिखा हुआ होगा ना ट्रू एंड फेयर, वो कह रहे हैं जो फ्रेज लिखी होगी ट्रू एंड फेयर, या इसकी जगह कुछ और भी लिखा हो सकता है, वो क्या है? प्रेजेंट फेयरली। अलग अलग जगह अलग अलग तरह के, कुछ मुल्कों में ट्रू एंड फेयर लिख देने से काम चल जाता है, कुछ जगह आप लिख देते हैं प्रेजेंट फेयरली। तो ये जो फ्रेजेस हैं ट्रू एंड फेयर और प्रेजेंट फेयरली, ये इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं? कि एक जजमेंट दी गई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा किया जा सकता है। यानी अगर मैं कहूँ ना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, या मैं कहूँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, तो मेरा ये कहना कि ये ट्रू एंड फेयर है, ये इंडिकेशन है कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई ठीक लग रहे हैं, भरोसा कर लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्लियर? तो ये दोबारा देख लेते हैं, ये फ्रेजेस ट्रू एंड फेयर और प्रेजेंट फेयरली इंडिकेट कर रहे हैं क्या? कि एक जजमेंट दी गई है जैसे जो कि ऑडिटर देता है, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी रिलाइड अपॉन एंड हैव बीन प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद जो भी अप्रोप्रिएट उनका फ्रेमवर्क था। फ्रेमवर्क के लिए मैंने शॉर्ट वर्ड यूज़ किए हैं, AFRF। हमारे सिलेबस में बहुत सारी जगह पे मैंने 3 शॉर्टकट्स इस्तेमाल किए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को F/S लिख दिया है, चूँकि जगह जगह लिखा हुआ था। फिर दोस्त चाविद गवर्नेंस, इतना बड़ा वर्ड, उसको TCWG लिख दिया, और इसी तरह से फ्रेमवर्क को AFRF लिख दिया। इन तीनों में AFRF एक ऑफिशियल शॉर्टकट है, लेकिन दोस्त चाविद गवर्नेंस के लिए TCWG जो मैंने शॉर्टकट नहीं है। अगर पेपर में आपको बार बार लिखना पड़ा हो तो पहली दफ़ा पूरा लिखने के बाद ब्रैकेट में डिफाइन कर लीजिएगा। जब किताब आपके पास आएगी तो मैंने प्रीफेस में भी बताया है कि इन 3 शॉर्टकट्स में, मतलब ये मैंने अपने तौर पर शॉर्टकट बनाए हैं, ये सारे ऑफिशियल शॉर्टकट्स नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा लिखना अच्छी बात है, पेपर में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर शॉर्टकट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्त चाविद गवर्नेंस अगर आपको बार बार लिखना पड़ रहा हो तो वहाँ आप शॉर्ट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर पूरे भी लिख दें तो कोई मसला नहीं, मैंने तो किताब को मुनासिब करना था। जो दोस्त चाविद गवर्नेंस को TCWG से जब रिप्लेस किया तो मेरे ख्याल में कोई शायद 250 के करीब रिप्लेसमेंट्स आई। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शॉर्ट किया, फिर कुछ और, तो तकरीबन कोई काफ़ी सारे सफ़े कम हो गए। फिर उन सफ़ों को उतनी कॉपियों से मल्टीप्लाई किया तो मुझे बड़ी खुशी सी हुई कि मैंने इतने दरख्तों को कटने से बचा लिया।
आप लोगों ने दरख्त उजाड़ने हैं तो आप लोग पूरा का पूरा लिखें, आपका वो दरख्त तो कट गया जिसका कागज़ आपके पास पहुंचा हुआ है, तो आपने उस कागज़ पर अल्फाज नहीं बचाने, मैं किताब में बचाने की कोशिश की है। जी, एडवांटेजेस में या अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी? स्टीवर्डशिप और एजेंसी में डिफरेंस? स्टीवर्डशिप और एजेंसी में फ़र्क क्या है? एजेंसी उस रोल को कहते हैं, यानी कि आपने चूंकि इससे पीछे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में हल्का सा पढ़ा हुआ है, तो किताब को लगा कि आपको समझाने के लिए पहले उन्होंने कहा कि ये लोग स्टीवर्ड्स हैं। स्टीवर्ड कौन है जी? ये निज़ाम चलाते हैं। तो उन्होंने कहा जब ये निज़ाम चलाते हैं तो ये शेयर होल्डर के क्या लगे? एजेंट। ये शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे जाके निज़ाम चला रहे हैं। तो उनके दो रोल हैं डायरेक्टर्स के, नंबर 1 उन्होंने काम करना है, नंबर 2 उन्होंने रिस्पॉन्सिबल होना है कुछ लोगों को। तो जो डायरेक्टर्स उनको रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है, ये एजेंसी कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और डायरेक्टर को अपना काम सही से करना चाहिए, ये उनका स्टीवर्डशिप रोल है। तो हर स्टीवर्ड अपने अंदर एक एजेंट ज़रूर है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो जैसे कायदे आज़म ने कहा था कि जो आपके गवर्नमेंट के गवर्नमेंट में जो लोग हैं ये पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, यानी कि इनका मकसद है इन्होंने खिदमत करना है, ये बॉस नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम बात करते हैं कि ये जो डायरेक्टर्स हैं इनके पास स्टीवर्डशिप रोल तो है, लेकिन वो अल्टीमेटली जवाबदेह हैं कुछ और लोगों को। तो किसी को जवाबदेह होने का मतलब है आप उसके एजेंट हैं, उसके पे आप पे काम कर रहे हैं, और स्टीवर्ड का मतलब आप, तो इसलिए ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के साथ मिलकर इस्तेमाल किए जाते हैं कि डायरेक्टर स्टीवर्डशिप रोल, जिसकी वजह से देयर इज एन एजेंसी कॉन्सेप्ट बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन जो किताब में लिखे हुए किसी भी जुमले में आई हो, और इवन कोई भी जुमला आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। तो शायद डे एंड पे जब आपने ये सारा पढ़ लिया तो हो सकता है आपने अगर अपना मैप बनाया हो तो एक डेफिनेशन ऑडिट की ऑफिशियल, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ट्रू एंड फेयर के नीचे 2-3 छोटे छोटे से अल्फाज, ट्रू मीन्स, एक्यूरेट, फेयर मीन्स, अंडरस्टैंडेबल, इस तरह से करके, और एडवांटेजेस लिख के उसके नीचे 3-4 बुलेट्स लिख लें, तो शायद हाफ सफ़े पे पिछले दिन के लेक्चर का स्ट्रक्चर सा आ जाए। तो उसके बाद आपको शायद ये 2 सफ़े अंग्रेज़ी के दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उस अपने नक्शे पे आएंगे और आपके जहन में पूरा नक्शा आ जाएगा कि हाँ भाई ये 4-5 एडवांटेजेस थे, ये इस तरह की बात थी, इस तरह की बात थी। तो ये माइंड मैप जहन में रखने हैं, और ये हर बंदे के डिफरेंट होंगे। कोई एक पूरे सफ़े पे बना रहा होगा, कोई आधे सफ़े बना रहा होगा, और कोई शायद पूरे टॉपिक में से एक वाहिद चीज़ जो उसे लगेगा मुझे भूल सकती है, हो सकता है सिर्फ वो उतने के नोट्स बना ले। तो कल हमने जो पढ़ा है उसमें प्रॉपर काबिल ज़िक्र कोई बात नहीं थी, लेकिन चूंकि हमें बेस समझनी थी ऑडिट की, तो हमने उसको समझने की कोशिश की है। कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कोई सवाल? क्या हमें ऑडिट समझ आ रहा है? हमारे पेपर का नाम है ऑडिट एंड एश्योरेंस। मैंने आईकेप को भी नई स्कीम में सजेस्ट किया है कि अगर हो सके तो मेरी बात मान लें, इस पेपर का नाम रख दें ऑडिट। ऑडिट फ्रेमवर्क कह दें इसको फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिट कह दें, इसे कहें एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिट, या इसको ऑडिट कहें। आपने खामखा गुनाहगार किया हुआ इस पेपर को ऑडिट एंड एश्योरेंस कह के। पूरी किताब में टोटल 2 सफ़े की डिस्कशन है एश्योरेंस के ऊपर, और बाकी थ्रू आउट जो डिस्कशन है वो ऑडिट के ऊपर। तो बजाय इसके कि हम आगे तक चलते जाएं और आप कंफ्यूज रहें कि एश्योरेंस क्या होती है, अब ऑडिट हमें समझ आ गया है, मैं शुरू में ही एश्योरेंस को समझा दूं, उसके बाद हम एश्योरेंस को कभी जिक्र ना करें, हम थ्रू आउट जब भी जिक्र करें ऑडिट का करें। मैंने आपको कहा था कि ऑडिट आम आदमी की ज़बान में कैसे कहते हैं? किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करके बताए कि वो सही है या नहीं है। तो ऑडिट किसी भी शख्स की ज़बान में ये है, और हमारी ज़बान में ऑडिट क्या है? सिर्फ अकाउंट्स की जांच पड़ताल करना। तो हमारी ज़बान में वो लफ्ज़ जिसमें किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करके उसके ऊपर ओपिनियन दिया जाए वो एश्योरेंस है। तो इसका मतलब है ऑडिट वो तसल्ली के फाइनेंशियल सही बने हुए हैं, एश्योरेंस किसी भी किस्म की तसल्ली। इस कमरे में क्लास हो सकती है नहीं है, इसकी एश्योरेंस। कोविड के बाद कॉलेजेस दोबारा ओपन हो सकते हैं या नहीं, इसकी एश्योरेंस। क्या लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं, इसकी एश्योरेंस। क्या एक कैंटीन पे जो बंदा बैठा हुआ है वो जो अपना सामान बेच रहा है, क्या वो क्वालिटी उसकी ठीक है या नहीं, इसकी एश्योरेंस। गाड़ी को पहाड़ों पे ले जाना चाहता हूँ, क्या वो गाड़ी इस काबिल है कि वो पहाड़ों पे जा सके, इसकी एश्योरेंस। कमरे में ये एलईडी अगर लगी हुई होगी तो ये लोगों को बेहतर तरीके से व्यू दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, इसकी एश्योरेंस। एश्योरेंस हर चीज़ की है। एक बच्चा जिसने सीए में एडमिशन लिया है, क्या वो इतना सही पढ़ रहा है कि वो पेपर पास करने की पोजीशन तक पहुंच जाए, इसकी एश्योरेंस।
ये सारी एश्योरेंसेज हैं। एश्योरेंस का मतलब है जब भी कोई भी शख्स किसी भी चीज़ पे तसल्ली देगा तो वो क्या होगा, वो एश्योरेंस होगी। तो एश्योरेंस थोड़ा सा बड़ा वर्ड है। एश्योरेंस के अलग अलग लेवल्स हैं और एश्योरेंस के अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो आज का हमारा जितना भी टारगेट है वो एश्योरेंस के गिर्द घूमता है। वो बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन हम समझेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से। जब बच्चे ने कहा कि सर बताएं दीवार पे अच्छा पेंट हुआ है या नहीं हुआ, तो ये भी एश्योरेंस है। मैं इसे ऑडिट क्यों नहीं कह रहा? ऑडिट हमने डिफाइन कर लिया अपनी ज़बान में कि ऑडिट तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही काम है, अकाउंट्स को चेक करने को ऑडिट कहते हैं। तो अकाउंट्स के अलावा दुनिया की कोई भी चीज़ चेक करने को अगर आपको कहेंगे तो वो एश्योरेंस है। एश्योरेंस क्यों चाहिए होती है दुनिया को? अक्सर जगह पे कुछ चीज़ों के बारे में लोग कंफ्यूज होते हैं और वो चाहते हैं कि एक बाहर से इंडिपेंडेंट शख्स आए और वो की चीज़ें सही से चल रही हैं या नहीं चल रही। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी फेमस थी कॉलेजेस के सेटअप में। कोविड आया, पाकिस्तान के स्कूल कॉलेज सारे बंद हो गए, 6 महीने तक बंद रहे। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि चलो अब एक काम करते हैं, हम SOPs लगाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनको दोबारा से शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि जब गवर्नमेंट ने कहा हाँ भाई जो स्कूल कॉलेज SOP को फॉलो करेगा हम उसको इजाज़त देते हैं कि वो ओपन हो जाए, सारे कॉलेज स्कूलों ने एक ज़बान होकर कहा हम हाजिर हैं, मसले कोई नहीं, हम फॉलो करेंगे, हम वचन देते हैं। क्या गवर्नमेंट सिर्फ इस वादे की बेस पे उनको कॉलेज ओपन करने दे और अपने पाकिस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को ख़तरनाक जगह पे भेज दे जो कि पता नहीं फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? गवर्नमेंट नीड एश्योरेंस। गवर्नमेंट को तसल्ली चाहिए कि क्या ये स्कूल कॉलेजेस जो बोल रहे हैं वो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फिर उन्होंने क्या किया, जितने भी गवर्नमेंट के सेटअप्स थे उसमें अपनी गवर्नमेंट के लोगों को वो किया, और जो प्राइवेट सेटअप थे उनको एक सफ़ा भेजा, उस सफ़े पे SOP लिखे हुए थे। एक SOP था कि दरवाजे पे कॉलेज के सैनिटाइज़र होना चाहिए। एक SOP ये था कि जितने भी लोग कॉलेज की इंतज़ामिया में उनके हाथों में ग्लव्स उन्होंने पहने हुए हों। एक SOP ये था कि कॉलेज में कम से कम 2 मशीनें रखी हुई हों जिससे आप टेम्परेचर रेगुलरली बच्चों का चेक करें। एक SOP ये था कि कमरों में, क्लासों में जो कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं कम से कम उनके दरमियान इतना फासला हो और कोई से 3 लगातार बच्चे एक साथ ना बैठें। एक कुर्सी के बाद अगली कुर्सी पे आपने क्रॉस लगा देना है, बाकायदा क्रॉस लगा देना है और बैठने नहीं देना। ये नहीं कहा कुर्सी गायब कर लेनी है, क्योंकि कुर्सी गायब कर लेंगे तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता कुर्सियों को फिर करीब कर लेंगे। कुर्सी रखी होनी चाहिए मगर उस पर क्रॉस लगा हुआ हो, यानी कि कुर्सी पर खर्चा करें लेकिन उससे रेवेन्यू मत अर्न करें, उस पर लाल टेप लगा दें। फिर उन्होंने कहा जहाँ जहाँ लाइन लगने का खदशा है कॉलेज के बाहर, एडमिशन डिपार्टमेंट के वाली जगह, वहाँ आप ज़मीन पे गोले बना दें 6-6 फुट के, जैसे लोग सिर्फ उस गोले में खड़े हों, उसके अलावा अगर खड़े हुए हैं तो उन्होंने गैर कानूनी हरकत की है। एक पलंदा सा दे दिया, उन्होंने कहा ये कुछ रूल्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करोगे तो हम आपको कॉलेज ओपन करने देंगे। कॉलेजेस में हम कहते हैं पे और हम ज़रूर फॉलो करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ठीक है, आप सिलेक्टिव बेस पे कॉलेज ओपन करें। कॉलेज ओपन होने से पहले और कॉलेज ओपन होने के महीने बाद हमारा एक नुमाइंदा आएगा, वो आके चेक करेगा कि क्या आपने रूल्स को फॉलो किए नहीं। चेक करने के बाद हमें एश्योरेंस रिपोर्ट देगा क्या इस स्कूल कॉलेज को खुलने की इजाज़त है या नहीं है। तो एश्योरेंस में क्या हो रहा है, एक मुद्दा है, उस मुद्दे पे कुछ लोगों ने उसको एक ख़ास तरीके से कवर करना है और फिर एक एक्सटर्नल बंदे ने आके देखना है कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। गौर से देखें तो ऑडिट में भी ऐसे ही हो रहा है। कुछ लोग हैं जिन्होंने अकाउंट्स बनाने हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने अकाउंट्स बनाने हैं और अकाउंट्स बनाने भी सही वाले हैं, और जो ओनर्स हैं वो परेशान हैं और वो एक इंडिपेंडेंट नुमाइंदे को भेज रहे हैं कि तुम जाके इनको देखो कि इन्होंने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां सही से की या नहीं की, और बदले में हमें एक ऑडिट रिपोर्ट। तो इसका मतलब है कि ऑडिट में भी वही कहानी है जो एश्योरेंस में है। ऑडिट और एश्योरेंस में फ़र्क कहाँ पे है? ऑडिट सिर्फ एक खास किस्म की असाइनमेंट है। तो दुनिया में अगर 10,000 एश्योरेंस की असाइनमेंट है तो उनमें से एक का नाम ऑडिट है। इसका मतलब एश्योरेंस किसी भी तरह की हो सकती है, एंड ऑडिट इज़ अ टाइप ऑफ एश्योरेंस। तो क्या हमें एश्योरेंस समझ आ रहा है? अब जब एश्योरेंस की बात करते हैं तो एश्योरेंस के कुछ एलिमेंट समझने की ज़रूरत है। जब भी एश्योरेंस होगी तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। मैं ज़रा एलिमेंट्स की बात कर लूँ। 5 चीज़ें हर एश्योरेंस की असाइनमेंट में आपको नज़र आएंगी। 5 चीज़ें। नंबर 1,
3 पार्टी रिलेशनशिप होगा, 3 पार्टीज इन्वॉल्व होंगे। 3 पार्टीज कौन है? एक है प्रैक्टिशनर, वो जो इंडिपेंडेंट बंदा आके नहीं देख रहा कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा, वो प्रैक्टिशनर है। एक वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है जिसने वो काम किया है, जो कंपनी की मैनेजमेंट वगैरह वाले जिन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं या कॉलेज वाले जिन्होंने वो एसओपी लगाए हैं। और एक हैं वो यूजर्स जिनको तसल्ली होनी है, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर या कुछ और। एग्जांपल्स को फिलहाल इग्नोर कर दें। प्रैक्टिशनर जो आके चेक कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल जिसने काम किया था, और यूजर्स जिनके लिए तसल्ली दी जा रही है। कोविड वाली एग्जांपल में ये 3 पार्टीज मुझे बताएं कौन है? प्रैक्टिशनर कौन है? वो जो गवर्नमेंट ने एक इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन को भेजा कि आके चेक करो। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? कॉलेज की इंतजामिया वाले। और इंटेंडेड यूजर गवर्नमेंट या वालिदैन, या मतलब जो घर बैठे वालिदैन हैं जिनको परेशानी है कि हम बच्चे को अपने स्कूल कॉलेज भेजें या ना भेजें, तो गवर्नमेंट, वालिदैन, ये सब इंटेंडेड यूजर रहेंगे। जो बंदा गवर्नमेंट ने भेजा, फिर अगर वो गवर्नमेंट का ही होगा तो मामला इंडिपेंडेंट बाहर से आना चाहिए। जब किसी ने किया हुआ है और कोई अपनी तसल्ली के लिए किसी और बंदे को भेज के चेक करवाए काम सही हुआ या नहीं हुआ, तो ये एश्योरेंस में हमेशा 3 पार्टीज होंगी। उसी को कहेंगे चेक करो तो एश्योरेंस नहीं है। जिसको एश्योरेंस चाहिए वही चेक करे तो भी एश्योरेंस नहीं है। एश्योरेंस में 3 पार्टीज होनी चाहिए, एक वो जिसको तसल्ली चाहिए, एक वो जिसने काम किया है, और एक वो जो आके चेक करके तसल्ली देगा। सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, कोई मुद्दा होना चाहिए। हमारी एग्जांपल में कोविड और कॉलेजों का खुलना, ये एक मुद्दा है जिसके ऊपर एश्योरेंस दी जाएगी। और ऑडिट के केस में एग्जांपल क्या होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर एश्योरेंस दी जा रही है। सूटेबल क्राइटेरिया आने वाला चेक करेगा मैच करके। कोविड की एग्जांपल में वो एसओपी के साथ, देखिए वो आएगा, एसओपी देखेगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखेगा, फिर उसे पता लगेगा ना सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ऑडिट में क्या होगा भला? वो जो फ्रेमवर्क है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो सूटेबल क्राइटेरिया है। देन वो शख्स एविडेंस हासिल करेगा। एविडेंस कैसे हासिल करेगा? हमने कहा 6 फुट के फासले पे गुलदारे होने चाहिए। हाथ पे कागज़ में देखा 6 फुट के फासले पे, ज़मीन पे देखा, उसको मैयर किया, 6 फुट निकले, टिक लगा दिया। ये जो उसने आंखों से देखा, मैयर किया, ये उसने हासिल क्या किया है? एविडेंस। तो इसी तरह से ऑडिटर भी जब ऑडिट करने आएगा और मैनेजमेंट कहेंगे हमने अकाउंट सही बनाए हैं, तो वो जाके चेक करेगा, किसी से पूछेगा, कहीं रसीद देखेगा, कहीं कोई कैलकुलेशन देखेगा, तो वो जो कर रहा होगा उसे ऑडिट एविडेंस कहते हैं। हमारा तकरीबन सिलेबस के आधे चैप्टर्स ऑडिट एविडेंस हासिल करने के ऊपर मुश्तमिल है। और एंड पे क्या देगा? एश्योरेंस रिपोर्ट। देखिए हर असाइनमेंट का एक एंड रिजल्ट होता है। एक बंदे को आप कहेंगे एसी काम नहीं कर रहा, इसे आके ठीक कर दो, वो आएगा, जब वो जाएगा तो आउटकम क्या होगा? एसी ठीक काम कर रहा होगा। एक बंदे से कहते हैं ये लकड़ियाँ पड़ी हैं, तुमने कुर्सी बना के देनी है, तो जब वो आएगा और काम करके जाएगा तो एंड रिजल्ट क्या होगा? कुर्सी बनी हुई होगी। ज़्यादातर जगह आप किसी को बुलाते हैं कि मुझे एक सब्जेक्ट मैटर बना के दो, मुझे पेंट करके दो, मुझे कुर्सी बना के दो, फलाना। एश्योरेंस वाला बना के कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ दे रहा है। किसी और ने कोई काम किया हुआ, उस और ने वो काम सही किया या नहीं किया, तो बना के नहीं, बेवकूफ़ बना के दे रहे। तो इस बंदे का आउटकम इज नॉट एनी फिक्स, कोई सामने नहीं होगा। इसका आउटकम होगा कागज़ की एक रिपोर्ट जिसने अच्छा तहफ़्फ़ुज़ात या अपने तसव्वुरात लिखे हैं कि चीज़ें सही हैं या नहीं हैं, उसे सही लगी या ख़राब लगी, वो एक रिपोर्ट में लिख देगा। तो क्या हमें एश्योरेंस के एलिमेंट समझ आ रहे हैं? यानी अगर मैं अचानक से इसको गायब कर दूँ, नहीं होना गायब, बिस्ती हो गई, तो मैं रैंडमली किसी बंदे से क्या 5 एलिमेंट्स के बारे में पूछ सकता हूँ? 4 एलिमेंट्स के बारे में पूछ सकता हूँ? मगर नहीं, ये आपने है ना, मैं तो अभी आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस करूँ इन्फॉर्मेशन को, आपने जो है ना सब मेरी प्रोसेसिंग को डिस्टर्ब किया है। हाँ जी, 5 एलिमेंट्स, 3 पार्टी रिलेशनशिप, 3 पार्टीज़ होंगी। अब रट्टा तोड़वाने के लिए हम यहाँ ब्रेक लगाते हैं। वो 3 कौन कौन सी पार्टीज़ हैं? प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूज़र। वेरी गुड, एक इन्होंने बता दी और उसी के अंदर हमने गहराई पूछ ली, तो बाकी 4 किसी और से पूछते हैं जी। और 4 क्या बातें हैं?
सोचें यहाँ कुछ अल्फाज लिखे हुए थे अभी थोड़ी देर पहले, मैं भी ज़्यादा जज्बाती हो गया, इतनी जल्दी ही एक्सपेक्ट किया, लेकिन मतलब मज़ा तो तब है ना, गेम तो इस लेवल पे उठनी चाहिए। अश्योरेंस रिपोर्ट, ठीक है, सिर्फ 3 रह गए। तीन पार्टीज ऊपर थी, अश्योरेंस रिपोर्ट नीचे थी। किसी चीज़ को किसी चीज़ से मैच करके कुछ हासिल करना है, ठीक है, चलें इन्होंने सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस। तो एक सब्जेक्ट मैटर को किसी क्राइटेरिया से मैच करके एक बंदा एविडेंस हासिल करेगा और वो एक रिपोर्ट देगा, और बंदे होंगे 3, एक जिसने काम किया था, एक ने जिसने चेक किया था, जिसकी तसल्ली के लिए सारा कुछ हो रहा है। स्क्रीन वापस ओपन कर लेते हैं, मज़ेदार तजर्बा रहा। अगर कोई टीचर सवाल पूछे तो घबराना थोड़ी होता है, यानी कि जो मेरे सैंपल में कुछ और बच्चे थे वो घबरा गए थे, याददाश्त का मसला नहीं था, समझ का मसला नहीं था। तो आप लोगों ने आगे फॉर्मों में जाना है, इंटरव्यूअर ने आपसे अजीब अजीब से सवाल पूछने हैं, अचानक से आपको परेशान कर देना है, तो अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वाला बच्चा तो लेके आए। मिडल ईस्ट में इतनी जगह ACCA ऊपर बैठा हुआ है और CA नीचे बैठा हुआ है, क्योंकि CA को अच्छा बोलना नहीं आता, और ACCA वाला पट 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 ज़बरदस्त बोल रहा है और हर जगह जनाब आगे से आगे निकल रहा है, 3 गुना सैलरी पे बैठा हुआ होता है। कंपिटेंस भी हल्की होती है, काम चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा रहा होता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है इंट्रोवर्ट किस्म का, वो काम अच्छा करना आता है, पढ़ाई अच्छी करनी आती है, बोलना नहीं आता, प्रेजेंट नहीं करता। एक ख़ास लेवल पे तालीम लेके जाती है, उससे आगे आपकी प्रेजेंटेशन लेके जाती है। कॉन्फिडेंस ज़रूर लेके आएँ, फर्म में एंट्री के लिए भी चाहिए, फर्म में क्लाइंट से डीलिंग के लिए भी चाहिए, जॉब इंटरव्यू के लिए भी चाहिए, जॉब में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए भी चाहिए, दुनिया में कामयाबियां हासिल करने के लिए चाहिए और कामयाबियां शो करने के लिए भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आजकल तो बताना भी पड़ता है। कॉन्फिडेंस इज़ द थिंग। अब यहाँ पे ना पीपी बेचने का टाइम हो गया, असली वाला पीपी अगर आप लोगों ने आप करेंगे तो फिर जो है ना वो चलें वापस इधर आते हैं। तो ये आईके अपने बड़े अच्छे कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं कि लोगों को कैफ लेवल पे ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, आप उन कोर्सेज को ना मुसीबत समझते हैं कि पता नहीं कहाँ से आ गया, अब इसके आर्स पूरे करने हैं और इस तरह से करके इनको जो है ना, जो अपने जूनियर्स उनको सजेस्ट करें कि पहली अटैम्प्ट में मत उठाएं और आखिरी पेपरों के साथ मत उठाएं, दरमियान वाले पेपर्स के साथ उठाएं, ताकि वो उसको टाइम भी दे सकें और उनको ये पैनिक भी ना हो, क्योंकि आखिरी तो सारे भयानक पेपर इकट्ठे हो जाते हैं, तो दरमियान में मार्जिन होता है। ये सही से करें, नियत से करें, ये बहुत काम आएगा आपकी लाइफ में। मैं आपको बताऊँ, पूरा CA आपको जितने पैसे कमा के देगा, आपका कॉन्फिडेंस उतने ही पैसे आपको अगले लेवल पे फ़ौरन से कमा देगा। आपकी तनख्वाह डबल हो जाएगी उस एक PP के कोर्स की वजह से, अगर आपने सही से किया। अगर आपने कॉन्फिडेंस बेहतर कर लिया और आप बाकियों से बेहतर हो गए, तो आपने लाइफ में आगे की जंप, पहली जंप आपको क्वालिफिकेशन ने दिलवानी है। आगे जब सारे क्वालिफाइड बैठे हुए हैं तो अब वो ऊपर कौन जाएगा? अब वो जाएगा जो अच्छा काम भी करता है और अच्छा काम प्रेजेंट भी करता है, जो आगे बढ़ता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा मशवरे देता है, जो टीम लीड कर सकता है, जिसके अंदर कायदाना सलाहियतें हैं। बॉस भी, ओनर भी देखते हैं ना कि कौन बंदा है जो बाकियों से निकलता हुआ है, वो उसी को ऊपर लेके आएंगे, उसी को बॉस बनाएंगे उसके आसपास के लोगों का। तो कॉन्फिडेंस बड़ा ज़रूरी है। वापस इधर आते हैं, 5 हैं एलिमेंट्स। अच्छा, ऑडिट में ये सारे एलिमेंट्स पूरे करते हैं। ऑडिट में प्रैक्टिशनर कौन है? ऑडिट फर्म, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट, मेनली मैनेजमेंट, लेकिन समटाइम डायरेक्टर्स में भी कुछ एम्प्लॉय डायरेक्टर्स होते हैं, वो भी बैठ के इन्वॉल्व हुए होते हैं। तो यूज़र्स कौन है? शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, कोई भी, बहुत सारे यूज़र्स हैं जो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो जो बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है मुद्दा जिसका ऑडिट हो रहा है। सूटेबल क्राइटेरिया, IFRS या जो भी उस मुल्क में चलने वाले रूल्स हैं। आप ये देखें, ऑडिट में ना हम ग्लोबल वर्ड्स बोलते हैं। आप अमेरिका जाके कहीं हम IFRS के मुताबिक अकाउंट बनाएंगे, भाई कहाँ गए हो, कहाँ से आए हो, क्या होता है IFRS? तुम पे वो बरतानिया वाले हुकूमत करके गए हैं तो तुम्हें IFRS पता है? हम अलग अंग्रेज़ हैं, हम गैप्स को फॉलो करते हैं। यहाँ जनरली जो एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस हैं हम उनकी बात करते हैं। तो इसलिए हम फ्रेमवर्क के वर्ड इस्तेमाल करेंगे। IFRS के अल्फाज से ज़रा महफूज रखें अपने आप को, और जब भी IFRS बोलने का दिल कर रहा हो तो दिल में IFRS सोचना है, लेकिन लिखते हुए उसे क्या कर देना है? AFRS। सब्जेक्ट मैटर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्राइटेरिया है AFRS। एविडेंस,
वो जो ऑडिटर ने आके चीज़ें चेक करनी है, जो अभी हमें नहीं पता वो कैसे चेक करता है, वो एविडेंस है। और एंड पे जो ऑडिट रिपोर्ट देगा वो एश्योरेंस रिपोर्ट है। ये बात समझ आई? एश्योरेंस की देसी एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं जो है फ़र्ज़ करें अचानक से 2-3 छुट्टियाँ इकट्ठी आईं और मैं जनाब अपने घर वालों से कहूँ कि काम करते हैं, मैं गाड़ी पे ना आप लोगों को मरी लेके चलता हूँ और आगे फिर पहाड़ों पे आगे भी मज़ीद निकलेंगे, आज़ाद कश्मीर के करीब तक होके आएंगे, बड़ा मज़ेदार रहेगा। तो घर वालों ने कहना अपनी गाड़ी पे? हाँ हाँ अपनी गाड़ी पे। उन्हें पता है कि मैं अपनी गाड़ी की कितनी कोई केयर करता हूँ। उन्हें ये भी पता होगा कि आखिरी दफ़ा मोबाइल शायद 6 महीने पहले डला होगा या पता नहीं। अभी आज भी आते हुए वो पेट्रोल का सिंबल आया तो मैं देख रहा था कि 4 किलोमीटर मज़ीद चल सकती है। मैंने कहा चलो ठीक है, रात में निकलते हुए शायद पास वाले तक पहुंच जाए तो भरवा लूँगा। तो मैं अब जब घर वालों से कह रहा हूँ कि मैं आपको इस गाड़ी पे फिराने ले जाऊँ, तो उनने कहा जन हमें आप पे भरोसा नहीं भाई साहब, आप जो है ना आप काबिल एतबार नहीं है। जाके स्पेशल ये गाड़ी चेक करवाएं, उसे कहें क्या ये गाड़ी पहाड़ों पे रिपोर्ट चाहिए या एक एश्योरेंस चाहिए किसी टेक्निकल आदमी की कि वो आके, तो मैं फिर गाड़ी लेके जाऊंगा एक मैकेनिक के पास। मैं कहूँगा जी मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ, मैं ही वो इंसान हूँ जिसने इस गाड़ी को इस हाल तक पहुँचाया है। इस गाड़ी को चेक करो और बताओ क्या ये गाड़ी पहाड़ों पे जा सकती है, और नहीं जा सकती तो बताओ उसमें क्या क्या काम ठीक करवा लें तो ये जा। तो वो एक चेकलिस्ट होगी जो उसके पास शायद किसी किताबचे में नहीं लिखी होगी, उसके दिमाग कि मुझे इंजन ऑयल चेक करना है, ये चीज़ चेक करनी है, ये चीज़ चेक करनी है, 5-6 चीज़ पूरी करें। इसमें ये सारे एलिमेंट्स मिलने चाहिए, नहीं मिले इंश्योरेंस नहीं। प्रैक्टिशनर, मैकेनिक, रिस्पॉन्सिबल पार्टी मैं जिसने उस चीज़ की जिसकी थी, यूज़र्स घर वाले जो परेशान है कि गाड़ी तो नहीं जाएगी, गाड़ी वो जो उसके रूल्स हैं 5-6 के पहाड़ों पे जाने के लिए गाड़ी में क्या क्या वो मेयार होना चाहिए, वो जो गाड़ी को जगह जगह से उसने हाथ मार के मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ लेवल चेक किए, मुख्तलिफ चीज़ों को चेक किया, मुख्तलिफ पेज कसे या जो वो एविडेंस है। और उसके केस में ज़ाहिर है वो एक देसी आदमी है तो वो रिपोर्ट नहीं है, उसके ज़बान से ही बस निकलेंगे अल्फाज, बाबूजी ले जाओ, ठीक है। और वो भी अपने मुंह में रखे हुए पान से निकलते थोड़े से अल्फाज वो अलग कहने के लिए उनका पान खा रहे होते हैं, पर मुझे लगता है वो जान रहे होते हैं। फिल्टर होती हुई आवाज़ पहुंची नहीं, तो खैर हो सकता है आप किसी अच्छे मैकेनिक के पास जाते हो, लेकिन जिस भी मैकेनिक के पास जाओ पान बिला वजह खा रहा होता है। ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ गई। एश्योरेंस की कोई और एग्जांपल देखते हैं। चेक करते हैं, अचानक से पंजाब फूड अथॉरिटी, भाई ने एक हिंट दिया, पंजाब फूड अथॉरिटी जोश में आ गई और एक बंदे ने गवर्नमेंट के काम करना शुरू किया, वो जो लिखा हुआ था, और पूरे पाकिस्तान को मुसीबत पड़ गई थी। लाहौर तो पागल हो गया था, परेशान हो गए थे सारे कि ये कौन है जिसने काम करना शुरू कर दिया। वो एक आयशा नाम था, एक खातून थी जिन्होंने क्यों नहीं चेक कर, तो प्रोफेसर हो करो चेक, वो तो पागलों की तरह पीछे ही पड़ गई। रेस्टोरेंट सील कर दिए, किसी में क्वालिटी थी, किसी की केचप, लोग जो है वो ग्लव्स नहीं पहन रहे थे, अब सर पे नहीं होती थी, जो जो स्टैंडर्ड्स थे वो फॉलो नहीं हो रहे। तो उसने फिर मजीद देखा तो गवर्नमेंट के उस इदारे के पास इख्तियार था कि वो पूरे रेस्टोरेंट सील कर दे। तो एक ईमानदारी पे जब आई है तो उसने पूरे लाहौर के करोड़पति सेठों को नचा के रख दिया। हम कहते हैं ना ये एक अकेला बंदा क्या कर सकता है, जो करे और वाकई इरादा रखे उस एक ने। और ऐसा नहीं है कि बहुत ईमानदार आदमी हो तो लोग उसे गोली मार देते हैं, वो फिल्में देख देख के हम लोग ज़रा ज़्यादा डरपोक हो गए। तो उस एक ने अच्छा खासा अजियत डाल दी थी। मतलब आखिरी हल उसका सिर्फ यही निकला था कि उसको ट्रांसफ़र कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद भेज दिया, उसने वहाँ तक मचा दी।
उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, जिस डिपार्टमेंट में गई वहाँ काम करना शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट वाले खुद तंग आ गए कि भाई जो लिखा था सीरियस नहीं लेना था इसे। तो चलें वो फूड अथॉरिटी की एग्जांपल लेते हैं कि फूड अथॉरिटी ने लाहौर के सारे लोगों को, सारे रेस्टोरेंट को कहा कि भाई अब पुराने ज़माने गए, दीज आर सम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये लें, आपने इसे फॉलो करना है। हम कुछ नुमाइंदे रैंडमली आपके पास भेजेंगे जो आके चेक करेंगे और चेक करने के बाद हमें कागज़ ला के देंगे कि आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, और जितना आपने नहीं फॉलो किया होगा हम उतना आपको जुर्माना लगाएंगे, और इस लेवल से ज़्यादा ख़राबी होगी तो हम आपका रेस्टोरेंट सील कर देंगे। मुझे याद है हम जिस कॉलेज में थे वहाँ कैंटीन इस वजह से उन्होंने बंद कर दी कि कैंटीन वाले ने सर पे कैप नहीं पहनी हुई थी। उन्होंने कहा इसका कोई बाल उड़ के भी चीज़ों में जा सकता है। तो बात उस वक्त तो हमें हुआ कि ये क्या मजाक किया, लेकिन गौर से देखा तो वाकई दिस शुड बी द स्टैंडर्ड के जो बंदा काम कर रहा है कम अज़ कम जो है वो उसके हाथ में ग्लव्स हों और इस तरह से हाइजीनिक वो। और शायद एक दफ़ा एक कैंपस इस वजह से वो हुआ, और एक कैंपस में क्या हुआ था कि वो जो पैटीज़ है, पैटीज़ के ऊपर प्लास्टिक कवर करके उस पर उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी होती है, वो नहीं लिखी थी। अब ज़ाहिर है पैटी तो 10, 12, 15, 20 दिन तो आराम से चली जाए। समोसों की बड़ी मज़े की कहानी होती थी। एक कैंपस उनका रात में ज़्यादा चलता था, एक कैंपस जो है वो मॉर्निंग में। तो पहले मॉर्निंग में एक जगह समोसे होते थे, फिर दोपहर शाम के करीब वो समोसे वहाँ से उठते थे, दूसरे कैंपस चले जाते थे। अब मुझे पूरा यकीन है कि रात में वहाँ से वो पैक करते होंगे और अगले दिन पहले कैंपस में दोबारा से फ्रेश समोसे करके उसको सामने ले आते होंगे। तो हम लोग भी तो फिर बहुत ही ज़्यादा मजाक ले लेते हैं ना चीज़ों को। तो फूड अथॉरिटी अचानक से जोश में आई और उसने ये सारे कवानीन बना दिए। अब ज़रा देखते हैं यहाँ प्रैक्टिशनर कौन होगा? वो जो शख्स आके चेक करेगा कि फ़ूड के कवानीन पूरे हो रहे हैं सेफ्टी के या नहीं। रेस्टोरेंट वाले, आम आवाम जिन्होंने जाके खाना खाना है और जो कि अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं। सब्जेक्ट मैटर फूड या क्वालिटी ऑफ द फूड, क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ने सेट करके दिए कि इससे एविडेंस, वो जो आगे चेक करेगा क्या है, किस तरह से लोगों ने क्या ड्रेसिंग की हुई है। इवन यहाँ तक था कि जी आपका किचन खुफिया नहीं होना चाहिए, जो लोग आएँ वो किचन अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो या विजिट का ऑप्शन होना चाहिए या एक शीशा लगा हुआ हो जिसमें किचन के अंदर लोग काम करते नज़र आ रहे हो। वो जो मतलब नीचे से ऐसे करके गंदे से तेल के डब्बे निकाल के और वो चीज़ें डालते हैं। मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा सेफ़ खाना होता है रेडियो पे, सबसे सेफ़ आँखों के सामने होता है। आप सामने पूछ सकते हैं भाई ये कौन सा ऑयल डाल रहे हो, या आप उस ऑयल का रंग अपनी आंखों से विटनेस कर सकते हैं। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में तो आप तो बड़े खूबसूरत से एसी वाली जगह पे बैठे हैं और पीछे आपके साथ जो हो रहा होता है। तो जेन्युइनली स्पीकिंग रेडी इज़ मोर हाइजीनिक देन अ रेस्टोरेंट। आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप रुक सकते हैं, आप देख सकते हैं और आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन भी करवा सकते हैं। तो एविडेंस हासिल करेंगे मुख्तलिफ चीज़ों को देख के, और एंड पे गवर्नमेंट को एक अदद रिपोर्ट दे देंगे जिसकी बेस पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमने इसे चलाना है या नहीं चलाना। तो क्या हमें अश्योरेंस और अश्योरेंस के एलिमेंट समझ आ रहे हैं? अब फ़र्ज़ करें आपको पेपर में सवाल आया अश्योरेंस की डेफिनेशन दो, अश्योरेंस किसे कहते हैं। तो असली तरीका ये है कि हम ओरिजिनल डेफिनेशन लिखें। मैंने आपको कहा मैं पूरे सिलेबस में 2 जगह आपको याद करने का कहूँगा, एक छोटी सी डेफिनेशन जो कि एश्योरेंस की है, थोड़ी सी टेढ़ी बांकी करके लिखी हुई है। लेकिन फ़र्ज़ करें आप नहीं मूड में याद करने के, पेपर में जाएं तो आपने अगर एश्योरेंस समझाना है आपने इन सबको जोड़ देना है। एक ऐसा जुमला बनाना है जिसमें ये सारे मोती एक दूसरे के साथ पिरो दें। कोई अगर क्लास में तजर्बा करना चाहे, कोई ऐसा उर्दू में जुमला बोलता चला जाए जिसमें ये एक एक करके सारे के सारे जुड़ते चले जाएं कि एश्योरेंस किस चीज़ को कहते हैं। जी एक भाई ने कहा मैं कोशिश करता हूँ, और कोशिश है थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन्होंने कहा कि एश्योरेंस एक 3 पार्टी रिलेशनशिप वाला एक एंगेजमेंट है, एक एक्टिविटी है इन विच अ सब्जेक्ट मैटर इज इवैल्यूएटेड अगेंस्ट अ सूटेबल क्राइटेरिया एंड आफ्टर गेटिंग एविडेंस वी गिव एन एश्योरेंस रिपोर्ट। एक इस तरह से बात की। अब थोड़ा सा मजीद गहराई में उतरते हैं। ये 3 भी बीच में फिट होने चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में फ़िट करें, पहले उर्दू में फ़िट कर लें बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। पहले तो नेचुरल ज़बान में चलें ना। हाँ जी, कोई वॉलंटियर जो एक जुमला ऐसा बनाए जिसमें ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ जाएं।
लोग थोड़े से प्रोसेसिंग कर रहे हैं। मीनवाइल ज़रा ये हैंड आउट दिखाइएगा। इंटेंडेड यूज़र प्रैक्टिशनर को हायर कर रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी से सब्जेक्ट मैटर किसी भी सब्जेक्ट मैटर से एविडेंस लें और किसी सूटेबल जो क्राइटेरिया उसके बुनियाद पर वो रिपोर्ट। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा तरतीब चेंज कर लेते हैं। सूटेबल क्राइटेरिया की बेस पे सब्जेक्ट मैटर को देखें, और फिर सूटेबल क्राइटेरिया रिपोर्ट बनाने के लिए नहीं है, सूटेबल क्राइटेरिया सब्जेक्ट मैटर को एवेल्यूएट करने के लिए है। तो ठीक है, इन्होंने कहा कि एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ इंटेंडेड यूजर्स किसी प्रैक्टिशनर को कहें कि वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी के बनाए हुए सब्जेक्ट मैटर को किसी सूटेबल क्राइटेरिया से मैच करके एक एविडेंस हासिल करे ताकि वो एक रिपोर्ट दे सके, तो ये भी हो सकता है। बस इसमें यह है कि ज़रूरी नहीं कि इंटेंडेड यूज़र ने ही हमेशा रिपोर्ट बनाने का कहा हो, रिपोर्ट हो सकता है गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन ये है कि ये रिपोर्ट का यूज़र इंटेंडेड यूज़र है, फ़ायदा यूज़र्स को होगा। तो आप कह सकते हैं एक ऐसी असाइनमेंट जिसमें एक प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबल पार्टी के बनाए हुए सब्जेक्ट मैटर को किसी क्राइटेरिया से मैच करके एविडेंस हासिल करते हैं ताकि वो इंटेंडेड यूज़र्स को एक रिपोर्ट दे सकें कि चीज़ें सही हैं या नहीं। नहीं, रिपोर्ट भी एक क्राइटेरिया के मुताबिक है, बट ये सूटेबल क्राइटेरिया वो चीज़ नहीं है। रिपोर्ट है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक, और ये सूटेबल क्राइटेरिया वो फ्रेमवर्क है, वो अकाउंट्स हैं, वो रूल्स हैं जिसके मुताबिक ये बना है। अकाउंट्स बनते हैं अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक, ऑडिट होता है ऑडिट फ्रेमवर्क के मुताबिक। हम ऑडिट के स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, लेकिन जब हम अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बोलेंगे तो हमारे जहन में अकाउंट्स होगा। तो सब्जेक्ट मैटर अकाउंटिंग के हिसाब से बना हुआ है, और हमारी रिपोर्ट किस हिसाब से बनी होगी, हम एक और स्टैंडर्ड चैप्टर 14 जो हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर देखा था, हम उसके मुताबिक कर रहे होते हैं। जी, कुछ कहानी समझ आई? किताब से देखते हैं, किताब ने भी एक डेफिनेशन दी हुई है, क्योंकि इसको अगर आप खुद से करें तो बहुत ज़्यादा गुमान है कि कन्फ्यूजन हो सकती है। खुद से लिख लें तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, एक आध नंबर कट जाएगा। इनकी लिखी हुई डेफिनेशन लिख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। खैर, इन्होंने इतनी मेहनत नहीं की जितनी हम कर रहे हैं। लो जी, मेरी एश्योरेंस की डेफिनेशन ही गायब है, फारिग हो गई। चलें, आपके पास एश्योरेंस की डेफिनेशन है। एश्योरेंस की डेफिनेशन अगर मैं आपको एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये एंगेजमेंट क्या चीज़ होती है वो नहीं जो आपके जहन में आ रहा है, उसके अलावा कुछ सोचना है। एंगेजमेंट असाइनमेंट को कहते हैं, टास्क को कहते हैं, किसी काम को कहते हैं। तो हम जो ऑडिट करने जाते हैं हम कहते हैं ये ऑडिट एंगेजमेंट है। वी आर एंगेज टू डू ऑडिट, वी आर एंगेज टू डू एश्योरेंस। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब है यहाँ पे असाइनमेंट। एन एंगेजमेंट एक ऐसी असाइनमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर, जिसमें एक सर्विस प्रोवाइडर एम्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, इरादा करता है कि वो हासिल करे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन, ताकि वो एक राय तक पहुंच सके, कुछ बता सके। डिजाइन टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स, जो इसलिए बनी होती है कि आप इंटेंडेड यूजर्स को कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर कर रहे होते हैं। और ये कौन लोग होते हैं? अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। इंटेंडेड यूजर्स वो नहीं हैं जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, तो आप कुछ रिस्पॉन्सिबल यूजर्स को तसल्ली देने के लिए कर रहे हैं विच आर अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। किस चीज़ के बारे में? अबाउट द सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। और ये कैसे हासिल होता है? दैट इज द आउटकम ऑफ मेजरमेंट और एवेल्यूएशन ऑफ अंडरलाइंग सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। यानी कि ये एक आउटकम है जिसमें आप को किसी क्राइटेरिया के साथ रख के मैच करते हैं और फिर आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ें सही चल रही हैं नहीं चल रही। तो ये है ओरिजिनल ऑफिशियल आईफैक वालों की डेफिनेशन। जो फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने ओवरऑल वो ये है। अगर डेफिनेशन आए तो ये लिखने पे पूरे नंबर, लेकिन अगर आप खुद से देसी डेफिनेशन लिख देंगे तो एक आध नंबर कटे। अपने सारे एलिमेंट्स पूरे कर दिए तो काम चल जाएगा। तो इवन इधर भी आपके पास चॉइस है कि आप क्रैम ना करें। ये जो दो टोटल मैंने पूरी किताब में बस खुद से लिखने के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन एक नंबर के लिए अगर आपको लगता है जद्दोजहद ज़्यादा है तो मत याद कीजिएगा, लेकिन इतनी छोटी सी चीज़ है तो याद कर लेने में हर्ज कोई नहीं है। तो क्या हमें एश्योरेंस और एश्योरेंस के एलिमेंट समझ आए? अगर आप एलिमेंट्स में देखें तो बड़ी छोटी छोटी सी बातें लिखी हुई हैं।
3 पार्टी रिलेशनशिप में 3 नाम लिखे हुए हैं, ये तो हमें पहले से पता है। सब्जेक्ट मैटर में सामने मैंने हिंट लिखे हुए थे, लेकिन मुझे लगा कि घर जाके आप पढ़ते हुए फिर कहेंगे लो जी सर ने तो फिर हमें पढ़ने के लिए कह दिया। सब्जेक्ट, दिस इज द डाटा सच एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल पार्टी फॉर प्रैक्टिशनर टू इवेल्युएट। ये वो डाटा है जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने बनाया है ताकि प्रैक्टिशनर इसे इवेल्युएट कर सके। ये बात समझ आई? सुटेबल क्राइटेरिया क्या है? रूल्स अगेंस्ट विच द सब्जेक्ट मैटर इज इवेल्युएटेड इन ऑर्डर टू रीच एन ओपिनियन इन अ स्टैट्यूटरी ऑडिट, दिस वुड बी द फ्रेमवर्क। साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि ऑडिट में क्राइटेरिया क्या होगा, तो ये वो रूल्स हैं जिसके अगेंस्ट आप सब्जेक्ट मैटर को एवेल्युएट कर रहे हैं। एविडेंस क्या है? इंफॉर्मेशन यूज बाय प्रैक्टिशनर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन, जिसके ऊपर ओपिनियन बेस होता है। वो इंफॉर्मेशन जो उसे मिली है जिसकी वजह से वो नतीजे तक पहुंच सकेगा, वो इंफॉर्मेशन क्या है? एविडेंस। जो उसने हासिल किया उसे पता लग गया कि इसका क्या करना है। और अश्योरेंस रिपोर्ट क्या है? ऐसी रिपोर्ट जिसमें प्रैक्टिशनर की ओपिनियन होती है। ये इंटेंडेड यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। एविडेंस जब आ जाता है तो उनको ये रिपोर्ट दे दी जाती है ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्या ये बात यहाँ तक समझ आई? अब चलते हैं हम अश्योरेंस के लेवल्स की तरफ। अश्योरेंस और अश्योरेंस के एलिमेंट्स हमें समझ आ गए। अश्योरेंस और ऑडिट में अगर आपसे कोई फ़र्क पूछे तो क्या बताएंगे? आप कहेंगे ऑडिट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट जिसके अंदर ये वाले सारे जो कंटेंट्स हैं ये प्रिस्क्राइब्ड हैं, प्री डिफाइंड है कि आपने हमेशा अकाउंट चेक करने हैं, हमेशा फ्रेमवर्क के मुताबिक चेक करने हैं, हमेशा मैनेजमेंट ही वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, हमेशा ही इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो एक खास डिफाइंड किस्म की एश्योरेंस ऑडिट है। और अश्योरेंस इज अ बिगर वर्ड, एनी टाइप ऑफ अश्योरेंस अश्योरेंस कहलाएगी। तो इसका मतलब है ऑडिट भी अश्योरेंस के अंदर शामिल है। लेकिन जब हम अलग से ऑडिट बोल देंगे तो हम भूल जाएंगे एश्योरेंस की सारी बातों को और हमेशा सिर्फ ऑडिट की बात करेंगे। हमारा सिलेबस इज अबाउट ऑडिट एंड थोड़ी सी एश्योरेंस। 2 सफ़े पे एश्योरेंस की बात है, उसके अलावा पूरे सिलेबस में हम बात सिर्फ ऑडिट की करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि शुरू में हम एश्योरेंस पे एक दफ़ा डिस्कस करके साइड पे कर दें और आगे जब भी बात करें हम हमेशा ऑडिट की बात करें। अब एश्योरेंस, तसल्ली कितने लेवल पे होती है, कितनी तरह की एश्योरेंस होती है? अगर हम पूछें किताब से या आईफैक से, तो आईफैक कहता है कि जी एश्योरेंस के 2-3 लेवल हो सकते हैं। एश्योरेंस एब्सोल्यूट भी हो सकती है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एश्योरेंस रीजनेबल भी हो सकती है, एश्योरेंस लिमिटेड भी हो सकती है, इसको मॉडरेट भी कह सकते हैं, इसको नेगेटिव भी कहते हैं। एश्योरेंस के 3 लेवल्स होते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है 100% तसल्ली। रीजनेबल का मतलब है मैक्सिमम तसल्ली। लिमिटेड का मतलब है मुनासिब, लिमिटेड तसल्ली को, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, बस गुजारा मुजारा आपको थोड़ी सी तसल्ली दे दे। ये डिपेंड करता है आप सब्जेक्ट मैटर को कितना जानते हैं। कोई मेरे से आगे पूछे कि हाँ भाई वो जो तुम्हारा भाई है ज़रा उसके बारे में ओपिनियन दो, वो सच बोलता है या नहीं बोलता। अब मेरा भाई अगर बचपन से मेरे साथ है, मैंने हमेशा उसे देखा है, हर अच्छे बुरे टाइम में उसे देखा है और वो एक सच्चा आदमी है, तो हो सकता है मैं कहूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ कि वो सच्चा आदमी है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस यानी आप 100% श्योरिटी से ये तसल्ली दे रहे होते हैं कि हाँ भाई मैं भाई कसम खा के कह रहा हूँ, 100% यकीन से कह रहा हूँ वो सच्चा आदमी है, वो झूठ नहीं बोलता। कोई मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछे ज़रा बताओ वो सच्चा आदमी है, अब मैं उतना उस लेवल पे नहीं, मैं बहुत अच्छा जानता हूँ उसे, हर दिन मिलता हूँ, 4-5 घंटे इकट्ठे होते हैं, लेकिन उतना नहीं जो भाई वाला एश्योरेंस लेवल था। तो यह मैं कहूँगा मैं उसे जानता हूँ, अच्छे तरीके से जानता हूँ, इन माई ओपिनियन बहुत अच्छा आदमी है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा आदमी है, और यहाँ यकीनन बहुत अच्छा आदमी है। तो रीजनेबल एश्योरेंस हाई एश्योरेंस होती है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं होती, काफ़ी हाई एश्योरेंस होती है। फिर आएगी एक लिमिटेड, मॉडरेट या नेगेटिव एश्योरेंस। क्लास में एक बच्चा है, अच्छा बच्चा, कभी कभी वो सवालों के जवाब भी देता है, 1-2 दफ़ा उसने सवाल भी पूछा, किसी ने कहा उस बच्चे के बारे में बताओ वो अच्छा आदमी है या नहीं है, सच्चा आदमी है या नहीं। तो मैं कहूँगा जितना को मैं उसे जानता हूँ, अपेरेंटली मुझे उस बच्चे में सामने सामने बुराई नज़र नहीं आई। मैंने ये नहीं कहा बच्चा अच्छा है और ये भी नहीं कहा बुरा है,
मैंने कहा मैं जितना जानता हूँ मुझे उसके साथ इंटरेक्शन में कोई बुराई नज़र नहीं आई, हो सकता है बुराई हो, मेरा जो इंटरेक्शन है मुझे लगता है कि अपेरेंटली बुराई नहीं है। और इधर मैं कह रहा हूँ इन माई ओपिनियन थिंग्स आर गुड, और इधर मैं कह रहा हूँ कसमें चीज़ें सही हैं। तो ये 3 अलग अलग लेवल हैं। आईफैक ने हमें कहा है खबरदार जो किसी ने एब्सोल्यूट एश्योरेंस की तरफ देखा। हमारे प्रोफेशन में एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना हराम है, आप 100% तसल्ली नहीं दे सकते। ऑडिटर ऑडिट करने के बाद ये कह ही नहीं सकता आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बने हुए हैं। एक डॉक्टर ने एक ऑपरेशन 200 दफ़ा किया और 200 दफ़ा सक्सेसफुल रहा है, उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है। वो ऑपरेशन थिएटर में मरीज़ को लेके जा रहा है, घर वालों ने पूछा सक्सेस के चांसेस क्या हैं, कहेगा 99%। घर वाले कहेंगे भाई हम 5 लाख रुपए लगा रहे हैं, तुमने आज तक 200 दफ़ा ही ऑपरेशन किया है, कह दो 100%। नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? उस बंदे की वैसे ही मौत आई हुई है किसी और रीज़न की वजह से, 5 मिनट बाद तो वो क्या कर लेगा, कंट्रोल में थोड़ी है उसके। खुदा ना खास्ता उस टाइम पे कोई और चीज़ किसी और चीज़ से अनहोने तरीके से रिएक्ट कर जाए, कोई उस बंदे की बॉडी में कोई और इस तरह का बैक्टीरिया या ऐसी चीज़ हो जो ऑपरेशन के टाइम पे वो जो एनेस्थीसिया है उसकी वजह से ओवर रिएक्ट करके और वो सही से ना हो सके। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऑल्दो उसने अपनी तरफ से सारी एहतियात कर ली है, लेकिन 100% एश्योरेंस तो नहीं दे सकता कोई भी। तो हमारे प्रोफेशन में सख्ती से मना है कि ख़बरदार आप जितने मर्ज़ी पैसे ले लो, आप जितना मर्ज़ी एविडेंस हासिल कर लो, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देनी। तो हम 2 ही तरह की एश्योरेंस दे सकते हैं, रीज़नेबल एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड को मॉडरेट भी कहते हैं, और तीसरा इसका लफ्ज़ है नेगेटिव एश्योरेंस। तो हमारी फील्ड में डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं। ये जो ऑडिट फर्म्स हैं इनकी अकाउंट्स को लेके 2 तरह की बड़ी मशहूर असाइनमेंट होती है। एक असाइनमेंट को कहते हैं ऑडिट, एक को कहते हैं रिव्यू। जो ऑडिट असाइनमेंट है उसमें हम देते हैं रीज़नेबल एश्योरेंस, और जो रिव्यू है लिमिटेड एश्योरेंस। ऑडिट कैसे होता है? आपको एक कंपनी ने कहा हो हमारे अकाउंट चेक कर दो, आप गए 6-7 बंदे लेके 2-3 महीने वहाँ पे गुजारे, एक एक चीज़ बहुत डिटेल से देखी, 60-70% ऑफ द थिंग्स को देखा, और एंड पे कहा इन माय ओपिनियन थिंग्स आर गोइंग गुड। रिव्यू में क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक कंपनी को उसके हेड ऑफिस वालों ने इस्तांबुल में कहा कि जल्दी से 10 दिन में अकाउंट्स अपने हमें भेजो। अकाउंट्स को ऑडिट नहीं हुआ हुआ था। यहाँ वाले परेशान हो गए कि हम अकाउंट्स भेजें और उसमें कोई मोटी मोटी गलती रह गई तो क्या होगा। एक ऑडिट फर्म से कहा भाई टाइम कम है, 5-6 दिन के अंदर मोटा मोटा सा इस फाइनेंशियल्स को देख के अपेरेंटली कोई बड़ी गलती कोई और मसला नज़र आ रहा है तो हमें बता दो। तो फर्म वाले आएंगे, इनसे पूछेंगे साल क्या क्या मेन एक्टिविटीज़ हुई, उनको थोड़ा सा ट्रैक करेंगे, टोटल्स वगैरह देख लेंगे, प्रेजेंटेशन सारे डिस्क्लोजर पूरे हैं या नहीं है। अपेरेंटली सामने सामने से चीज़ें देखने के बाद कह देंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अब वो ये कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बनी हुई है, इतनी बड़ी तसल्ली तो नहीं ले सकते। तो वो कागज़ वापस करते हुए एक एश्योरेंस देंगे बड़ी मज़ेदार। वो कहेंगे नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन that cause us to believe that financial statements are materially misstated। हमें ऐसा कुछ नहीं पता लग सका जिस पे हम ये कह सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं हैं। तो क्या उन्होंने फाइनेंशियल्स को ठीक कहा है? क्या उन्होंने ख़राब कहा है? उन्होंने कहा मेरे से जितना कोई काम कराया है अपेरेंटली मैं सामने सामने कोई बुराई नहीं देख सका। इसकी टोन नेगेटिव होती है। मैं नहीं जानता वो बच्चे के बारे में कोई ऐसी बात कि शायद उसमें कोई बुराई हो अपेरेंटली। और इधर मैं कह रहा हूँ मेरे ख्याल में वो दोस्त अच्छा है, इधर मैं कह रहा हूँ कसम खा के कहता हूँ भाई अच्छा है। तो ये तो कहानी ख़त्म हो गई। एब्सोल्यूट की तो अब हमने बात ही नहीं करनी, इसका तो जिक्र स्लाइड पे भी नहीं करना। रीजनेबल एश्योरेंस मैक्सिमम एश्योरेंस है, ऑडिट में दी जाती है, इसकी पॉजिटिव टोन होती है, इन आवर ओपिनियन थिंग्स आर गोइंग गुड। और इधर हम कहते हैं वी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग। इधर हमारे ख्याल में चीज़ें ठीक है, हमारा नहीं ख्याल के ठीक नहीं है। 2 नेगेटिव आपस में टकराते हैं तो जुमला पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन ऑडिटर सेफ हो जाता है। कल को कोई ख़राबी ना निकले और वो कहें जी आपने से रिव्यू कराया था कोई ख़राबी नहीं निकली, तो कहेगा मैंने तो कहा था, मुझे तो नज़र ही नहीं आई कोई ख़राबी। कल को ख़राबी आ गई, वो कहेंगे इसमें तो ख़राबी थी, तो कहेगा मैंने कहा था ना, मैंने जितना देखा था उसमें नज़र नहीं आई, कुछ और था ना, देखा ख़राबी की थी ना तुम लोगों ने शरारती। तो हमने तो जितना देखा हमने कह दिया भाई तुमने टाइम जितना दिया था
और जितने पैसे दिए थे उसमें हमने सामने सामने से देखा है, हमें कोई मोटी मोटी बड़ी गलती अपेरेंटली नज़र नहीं आई। तो क्या ये तीनों लेवल समझ आ रहे हैं कि रीज़नेबल क्या है, लिमिटेड क्या है, और लिमिटेड को हम नेगेटिव क्यों कह रहे हैं? कि इसमें अल्फाज आपके थोड़े से माइनस टोन में होते हैं, नेगेटिव टोन में होते हैं कि मैं नहीं जानता कि चीज़ें ठीक नहीं हैं। एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं देते? ये भाई ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिस पे एक टॉपिक ख़त्म हो जाना है, फिर आप लोगों ने मुझे मारना है। इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से जिन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं, अकाउंट्स चलें हम एसबीआई के अकाउंट्स बनाते हैं। एसबीआई के अकाउंट्स में जब आप आएंगे तो आपको ना एसी डेप्रिसिएशन नज़र आएगी 20,000 रुपये। क्यों 20,000 डेप्रिसिएशन नज़र आएगी? हमारा ये मानना होगा कि हमारे एसी की जो यूज़फुल लाइफ है वो है 8 साल। अगर एसी 1,60,000 रुपये का आया है और हम मानते हैं कि एंड पे इसका कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी, फ़र्ज़ करें हम ये मानते हैं, तो हमने क्या किया होगा, हमने 20,000 करके इसको 8 साल पे डिवाइड कर दिया होगा। तो मेरे अकाउंट्स में मौजूद 20,000 रुपये की डेप्रिसिएशन क्या एक बहुत ही एग्जैक्ट और एक्यूरेट एस्टीमेट है? अगर 3-4 साल बाद एक नई टेक्नोलॉजी पे लोग शिफ्ट होना शुरू हो जाएं और ये एसी बिल्कुल ही नकारा हो जाए या किसी काम की नहीं रहे, तो इसकी तो यूज़फुल लाइफ वो नहीं है। तो अकाउंट्स जो हमने बनाए हैं वो तो एस्टीमेट पे बनाए हैं। तो जो अकाउंट्स बनाने वाले अपने अकाउंट्स पे कंफर्म नहीं है, तो मैं कैसे 100% एश्योरेंस दे दूँ? प्रोविजन फॉर बैड डेट, उन्होंने कहा जी 3% बैड डेट होंगे। क्या हमेशा 3.00% बैड डेट होंगे? कम ज़्यादा हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स मैयर हो रही होती हैं, एसेट्स मैयर हो रहे होते हैं, बहुत सारे एस्टीमेट होते हैं, बहुत सारे प्लस माइनस होते हैं, बहुत सारे अंदाजे होते हैं। तो एक तो फाइनेंशियल इस काबिल है ही नहीं चीज़ कि उस पर 100% भरोसा किया जाए। बनाने वाले 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ओपिनियन देने वाले क्यों कॉन्फिडेंट हो? फिर एक और मसला, वही ब्रांचेस, 1000 ब्रांचों में 1000 अकाउंटेंट्स ने बैठ के 365 दिन जो एंट्रियाँ की हैं, उन पे बने हुए अकाउंट्स 5 बंदों की टीम 3 महीने में कितना कोई देख सकती है? सैंपल पड़ेगा ना, उन्हें सैंपल पे चीज़ें उठानी पड़ेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 30%, 50, 40%, बहुत तूफ़ानी एफर्ट कर देंगे, 60% चीज़ें देख लेंगे। लेकिन इतनी ज़रूर देख लेंगे कि उनको एक ओवरऑल ट्रेंड समझ आ जाए, तो कह देंगे हमारे ख्याल में फाइनेंशियल सही बने हुए हैं, तो सैंपल पे काम करते हैं। फिर बजट भी नहीं होता इदारों का, हम उनको बहुत अच्छी एश्योरेंस दे दें, वो हमें 100 बंदे लाने की इजाज़त दे दें और 5 महीने काम करने की इजाज़त दे दें। इंटरेस्टिंगली उसके बाद भी अकाउंट्स पे ना उन्हें कॉन्फिडेंस है ना हमें कॉन्फिडेंस है। तो यूज़र तड़प जाता है जब ऑडिटर 25 लाख रुपए लेने के बाद एंड पे कहता है ना मेरा ख्याल है चीज़ें ठीक है, वो को वट्टा ढूंढ रहा होता है कि इसको मैं सर पे दे के मारूं कि मतलब भाई आज तो कसम खा के कह दो 25 लाख रुपए ले लिए। तो हमें रीज़नेबल एश्योरेंस देनी पड़ती है। इसको कहते हैं ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन। बाद में सारे बंदों ने इस बच्चे को मारना है क्योंकि इसकी वजह से एक टॉपिक बीच में एम ही आके कवर हो गया। अच्छा जी, इधर वापस आते हैं। एब्सोल्यूट एश्योरेंस वाली बात समझ आ रही है? वो डॉक्टर भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, वही वाली बात है। उसको अपने ऊपर भरोसा है, अपने इक्विपमेंट पे भरोसा है, अपने लैब के आए हुए टेस्ट रिजल्ट पे भरोसा। हो सकता है लैब की मशीन ने टेस्ट रिजल्ट देते हुए कोई एक्यूरेसी में मसला करती हो, शायद पढ़ते हुए कोई अमाउंट ऊपर नीचे हो गई हो। और वही वाली बात है, सब कुछ अपनी तरफ से क्लियर हो, इक्विपमेंट सब क्लियर है, लेकिन उस बंदे की बाय डिफ़ॉल्ट एक नेचुरल मौत आई हुई है किसी भी वजह से, आप कुछ नहीं कर सकते। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस दुनिया में देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हमेशा आपका आज तक फुट्टा तो मैयर नहीं कर सका चीज़ों को एब्सोल्यूटली। बचपन में याद करें जी, पहले पर हमें यूज़ करना पड़ेगा, इससे बड़ा एक्यूरेट मैयर होता है, और जी उसमें से एरर माइनस कि नहीं जी। फिर अगर गोल ऑब्जेक्ट है तो हम वो लेके आएंगे क्या, स्क्रू गेज लेके आएंगे। अब उसके साथ एक और गोले को गोल गोल घुमा रहे हैं जी, ये क्या है? ये जी एरर रिडक्शन हो रही है। ये क्यों है जी? वो असल में उसको टच तो कर रहा है, लेकिन दोनों के दरमियान एक बहुत ही मिलीमीटर का फासला रह सकता है, तो ये उस एरर को रिड्यूस करेगा। आप कहते हैं अच्छा अब 100% से बता दिया ना जी 99.9% एक्यूरेट है, अभी भी मसला है। तो जब इतने सामने के ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल सामने पड़े हुए हैं और उनको आप सामने मैयर कर रहे हैं, आप उनको एब्सोल्युटली मैयर नहीं कर सकते, तो फाइनेंशियल्स जिसका डाटा पता नहीं कितनी चीज़ों पे डिपेंडेंट है। क्या आप मौजूद थे उस वक्त जब ये सारा एविडेंस बन रहा था? ऑडिटर आया, उसने देखा 22 मई को मिस्टर शमशाद को 15 लाख रुपए की सेल हुई है, रसीद बता रही है। पता नहीं उस तारीख पे मिस्टर शमशाद जिंदा भी थे या नहीं थे, पता नहीं मिस्टर कामरान को सेल की हो और एमी शमशाद लिख दियो, पता नहीं जिस तारीख को लिखा हुआ उस तारीख पे रसीद बनी भी थी या नहीं।
जिसका नाम आ रहा है पता नहीं साइन भी उसके हैं या नहीं है। तो ऑडिटर इतनी मुश्किल में, ऑडिटर को जो एविडेंस मिलता है ना वो परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता। मैंने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, परसुएसिव और कंक्लूसिव। वो चीज़ होती है जिससे आपको हतमी यकीन हो जाए, और परसुएसिव जैसे लग रहा हूँ। अदालत में एक बंदे ने आके बयान दिया, मैंने सुना था वो कामरान साहब फ़ोन पे किसी को कह रहे थे कि मैं मजीद को कत्ल कर दूंगा। अदालत फांसी दे देगी? मशकूक ज़रूर हो जाएगी। फिर एक बंदा आके कहेगा मैंने कामरान साहब को चाकू उठा के मशीद के घर जाते हुए देखा, दे देंगे फांसी कामरान को? नहीं। एक बंदा कहेगा मुझे मजीद ने कॉल करके कहा था मुझे कामरान से बहुत डर लगता है, पता मारना दे। लेकिन अगर एक बंदा कहेगा मेरी आंखों के सामने कत्ल हुआ है, अगर एनी शाहिद आ गया, दोनों इकट्ठे, एनी और शाहिद, तो अगर एनी शाहिद आई विटनेस आ जाए और वो कह दे मेरी आंखों के सामने कत्ल हुआ, अदालत ने कहा क्या बात कर दी, इस बंदे का माथा चूमो, ये एनी शाहिद है, लिखो चलो जी इस बंदे को टांग दो फांसी पे। जब उनको कंक्लूसिव एविडेंस मिलता है ना, जो तकरीबन हतमी होता है, तो उस पर मामला और होता है। और पिछले वाले कौन सा एविडेंस है? परसुएसिव। तो परसुएसिव और कंक्लूसिव में ऑडिटर तक कौन सा एविडेंस? रसीद पे लिखी चीज़ों से परसुएड कर रही हैं कि ऐसा हुआ होगा। परसुएड करने का मतलब होता है माइल करना, कायल करना। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ। 28 अक्टूबर की सुबह, 28 या अक्टूबर का कौन सा दिन इस दफ़ा पढ़ा है? मैं 28 ही है ना, ठीक है जी। तो 28 अक्टूबर की सुबह 9 बजे के आसपास का, 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा हो, मैं जनाब ऐसे करके कमरे में एंटर हो रहा हूँ। मुझे याद ही ना हो कि आज छुट्टी है, बच्चों का रिजल्ट है। मैं जनाब कमरे में एंटर हो रहा हूँ और एक बच्चा ऐसे तेज़ी से बाहर निकला, घबराया हुआ है, हाथ में चाकू है, चाकू से खून टपक रहा है, बच्चे के चेहरे पे हवाइयाँ, और वो जल्दी से कॉलेज से बाहर भाग रहा है। मैं पता नहीं क्या हुआ है। अंदर आके बच्चा तड़प रहा, उसके पेट से खून निकल रहा है और उसकी हालत ख़राब हुई हुई है। अब स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। क्या हुआ होगा? बच्चे ने कत्ल किया होगा, पेट पे छुरी घोपी होगी और बाहर भाग गया होगा। सबूत क्या बता रहे हैं? सबूत तो यही बता रहे हैं ना, परसुएट कर रहे हैं। फिर बाद में हमने कैमरे को देखा, कैमरा वहाँ लगा हुआ है। कैमरे से जब रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें हमें पता लगा, फ़र्ज़ करें ज़ाहिर है उसमें भी सिर्फ कैमरा ही नज़र आएगा, आवाज़ें नहीं नज़र आएंगी। मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ कमरे में हुआ क्या। कमरे में 2 बच्चे बैठे हुए थे और दोनों कह रहे थे कि यार घर ना हिम्मत नहीं हो रही थी, कहीं बाहर निकले, लाइब्रेरी गए तो बहुत सारे लोग बच्चे घरों से निकल के लाइब्रेरी आके बैठे हुए थे कि यहाँ रिज़ल्ट आ जाए, घर में फेस नहीं हो पाएगा। तो लाइब्रेरी में भी लोग थे तो हम चल के कॉलेज आ गए। अब वो दोनों बैठे हुए और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अचानक से दोनों के मोबाइल पे SMS आता है। एक देखता है, छलांगे मारना शुरू कर देता है, उसका पेपर पास हो गया। दूसरा देखता है, उसका पेपर रह जाता है। वो कहता है मेरा तो FTS पहले ही 12 था, ऊपर से इस दफ़ा भी पेपर रह गए, तो मेरा तो कोई पेपर ही नहीं पास हो रहा। तो मैं तो ज़िंदगी में पैदा होते ही सोचा था मेरा मकसद है मैंने CA करना है। अब चूँकि मेरा पेपर पास नहीं हुआ तो मैं एहतियातन एक चाकू साथ लेके आया था। उसने बस्ते से चाकू निकाला और अपने पेट में खोप लिया। साथ वाला पैनिक हो गया, उसने फ़ौरन से उसके पेट से चाकू निकाला। फिर देखा कि तो खून बह रहा है, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आऊँ, कॉलेज वालों के पास पड़ा होगा। वो जल्दी से बाहर निकल के भागता हुआ गया, चाकू इत्तफाकन उसके हाथ में था और रास्ते में देख लिया मैंने। अब देख रहे हैं ये 2 अलग अलग स्टोरीज़ हैं, लेकिन दोनों में दिखने वाला एविडेंस एक है। तो ये ऑडिटर का मसला है कि उसको चाकू वाला बंदा नज़र आ रहा है, चाकू से खून टपकता नज़र आ रहा है, कमरे में तड़पता बच्चा नज़र आ रहा है, लेकिन उसको पूरा वाक़या नहीं पता। वो कायल हो जाता है, वो माइल हो जाता है एविडेंस पे, ये समझने पे कि ऐसा हुआ होगा। तो इसलिए ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता कि उसको मिलने वाला एविडेंस परसुएसिव है, कंक्लूसिव नहीं। अगर ये बात समझ आ जाए और पेपर में सवाल आ जाए बताएं ये परसुएसिव और कंक्लूसिव क्या होता है, तब आप अपने अल्फाज में लिख सकेंगे। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, लेकिन हम लेफ्ट राइट होके एक छोटा सा टॉपिक फड़का फड़कू गए। अश्योरेंस, अश्योरेंस का मतलब कॉन्फिडेंस। अश्योरेंस के 2 लेवल हैं, अब तीसरे का जिक्र ही नहीं करना गुनाह है। रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड। आप लिमिटेड बोल दें, मॉडरेट बोल दें या नेगेटिव बोल दें, तीनों का सेम मतलब है।
रीजनेबल एश्योरेंस, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय प्रैक्टिशनर कंक्लूजन, जो कि पॉजिटिव फॉर्म में होती है। तो एग्जांपल दे दी, ऑडिट में हमारा जुमला क्या होता है, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड, ऑडिट में हम बोल देते हैं कि हमारे ख्याल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हैं, पॉजिटिव टोन में देते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस, तो रीजनेबल एश्योरेंस दुनिया में कई असाइनमेंट्स में हो सकती है, और ऑडिट नाम की असाइनमेंट में जो एश्योरेंस दी जाती है वो कौन सी है, वो रीजनेबल है। क्या कॉन्सेप्ट हमें समझ आया? चलते हैं लिमिटेड एश्योरेंस। ये एक मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है जो प्रैक्टिशनर के कंक्लूजन से नजर आ रही होती है, ये नेगेटिव फॉर्म में होती है। इट इज नेसेसरी इन द सिचुएशन, ये उन सिचुएशन में जरूरी होती है वेयर अकाउंटेंट या ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस टू प्रोवाइड पॉजिटिव एश्योरेंस। ये उन सिचुएशन में होती है जहां आपको उतना टाइम ना मिल रहा हो, उतने एविडेंस ना मिले हो कि आप बिल्कुल पॉजिटिव ओपिनियन दे सकें। एग्जाम्पल दे दी रिव्यू, जो रिव्यू हमारे सिलेबस में जो मैंने 15 मिनट में हो जाता है, उसमें based on our review nothing has come to our attention that cause us to believe that the accompanying financial statement do not give a true and fair view. फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, बुरी बात है, और आप कह रहे हैं हमें ऐसा कुछ नहीं पता जिससे हम ये बुरी बात कर सकें। नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, हमारे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिसकी बेस पे हम कह सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो क्या लिमिटेड एश्योरेंस और इसके अल्फाज समझ आए? क्या रीजनेबल एश्योरेंस उसके अल्फाज समझ आए? ऑडिट रीजनेबल है, रिव्यू लिमिटेड की पहले ही बात समझ आई। एश्योरेंस और ऑडिट का फ़र्क समझ आया, बाकी सारे मामला समझ आए। तो फिर इनहेरेंट लिमिटेशन भी चलते चलते ज़रा उनकी मैं आपको स्लाइड तो दिखा दूं अगर यहीं आसपास कहीं हो। इनहेरेंट लिमिटेशन, क्यों ऑडिट में ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता? इसलिए कि उसकी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती हैं, कुछ बिल्ट इन। इनहेरेंट कहते हैं विरासती, इनहेरेंट का मतलब जो चीज़ पहले से ही मौजूद है। एक तो ऑडिट की कॉस्ट हाई हो जाएगी अगर आप ज़्यादा एश्योरेंस देने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा एश्योरेंस कैसे देंगे भला? ज़्यादा बंदे, ज़्यादा टाइम, तो बजट भी बढ़ जाएगा, तो शायद क्लाइंट अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। इसको बाद में पढ़ते हैं। सम आइटम इन सब्जेक्ट मैटर माइट बी एस्टिमेट हुज ट्रूथ एंड फेयरनेस विल नॉट बी नोन विद सर्टेनिटी अंटिल सम पॉइंट इन फ्यूचर। फ्यूचर आने से पहले कुछ चीज़ों की सर्टेनिटी हमें तो पता ही नहीं लग सकती, अक्सर तो एस्टिमेट होते हैं। एस्टिमेट का मतलब ही है कि वो अंदाज़ा है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी। फिर अक्सर जो फ्रॉड करने वाले हैं वो क्या करेंगे? वो एक अटेम्प्ट करेंगे कि वो डेलिबरेटली कंसील कर दें। भाई एरर है वो तो सामने आ जाएगा, जिसने फ्रॉड किया होगा वो फ्रॉड करके उसे छुपाने की कोशिश तो करेगा। तो ऑडिटर जब नॉर्मल तरीके से ऑडिट कर रहा होगा तो चांसेस ये हैं कि फ्रॉड वाली ट्रांजैक्शंस को ढूंढना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा, और पता नहीं उसके सैंपल में आती है नहीं आती। ऑडिटर रूटीनली यूज सैम्पलिंग रादर देन टेस्ट एवरी आइटम। हर आइटम टेस्ट नहीं करता, नॉर्मली क्या करता है? सैम्पलिंग यूज़ करता है। Irrespective of how strong a client system are, they will always incorporate some degree of inherent limitations. क्लाइंट के सिस्टम जितने मर्जी मजबूत हो, आप जाके कहीं आपके अकाउंट्स बने हुए, आपका सिस्टम कैसे होने का परफेक्ट है, मैं भरोसा कर दूं और साफ ओपिनियन दे दूं। क्लाइंट का जितना मर्जी मजबूत सिस्टम हो, कहीं ना कहीं उनके अपने सिस्टम में भी मसले होंगे। और इसी तरह से ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। आखिरी बात जो बच गई थी, डिसरप्शन कॉस्ट टू कंपनी स्टाफ ड्यूरिंग ऑडिट। आप ऑडिट करने ज़्यादातर ईयर एंड के आसपास आते हैं, तो फ़र्ज़ करें आप जून की 25 को आ गए और उसके बाद अगस्त सितंबर तक वहीं हैं। अगस्त या जुलाई में जो अकाउंटेंट्स बैठ के तो अकाउंटिंग कर रहे होंगे अगले साल की, और आप उनके पास जाके कह रहे हैं 11 महीने पहले क्या हुआ था, 13 महीने पहले क्या हुआ था, 7 महीने पहले क्या हुआ था। अब वो अपना काम भी कर रहे हैं, आपको भी झेल रहे हैं। तो ऐसे में वो कई दफ़ा आपको उलझ के सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे होंगे, कई दफ़ा अवेलेबिलिटी नहीं होगी, कई दफ़ा वो अपने कामों में फंसे हुए होंगे, कई दफ़ा आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं रिसर्च कर सकेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ऑडिटर जो एश्योरेंस देता है वो एब्सोल्यूट नहीं होती, रीजनेबल होती है। क्या ये बातें समझ आई? तो इनहेरेंट लिमिटेशन का टॉपिक हमारा जो पिछले दिन के लेक्चर में चीज़ें रहती थी वहाँ पे, और उसके आगे 2 सफ़े, तकरीबन 1.5 सफ़े के ऊपर हमारा एश्योरेंस का टॉपिक है। यानी कि हमने कल जो पढ़ा था उससे अगले 2 सफ़े, उससे अगले 2 या 1.5 सफ़े जो है ना ये बनते हैं। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट से स्टार्ट हुए और फिर हम आगे 1.5 सफ़े तक चलते गए। अगले सफ़ा जो आधा सफ़ा वो तो बेचारा कुछ भी नहीं है। तो मेनली
तो असूलन अब घर जाके नक्शा किस तरह का बनाना चाहिए? इनहेरेंट लिमिटेशंस के चंद वर्ड्स लिख दिए, कॉस्ट, डिसरप्शन टू स्टाफ, एस्टिमेट्स इन फाइनेंशियल्स, फ्रॉड्स, सैम्पलिंग, कैन नॉट रिलाई ऑन कंपनी सिस्टम एंड एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन। तो आपने क्या किया, इस तरह के हिंट्स एक तरफ लिख दिए, फिर एक तरफ लिखा अश्योरेंस, अश्योरेंस के नीचे 2 बना दिए, रीजनेबल अश्योरेंस फलाना, उसके नीचे 2 पॉइंट्स लिख दिए, उसके नीचे 2 पॉइंट्स लिख दिए, फिर नीचे लिखा अश्योरेंस और उसके नीचे 5 हेडिंग्स डाल दी और एक हेडिंग के नीचे 3 बातें लिख दी। इस तरह का नक्शा जो कि तकरीबन हाफ पेज पे आपका पूरा लेक्चर को समअप करेगा। तो जब आप वीक के एंड पे दोहराने लगेंगे तो आपको 8-9 सफ़े नहीं पढ़ने होंगे, अपने हाथ के बनाए हुए 2-2.5 सफ़ों को देखेंगे तो आपके जहन में वो सारे मैप्स आ जाएंगे। तो आई होप कि जो मैं मैप्स कह रहा हूँ आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, ये आपने से पढ़ के आने हैं। कल हम फिर IFAC IESB के बारे में जानेंगे कि ये कौन है और हमें किस तरह से चलाते हैं। मिलते हैं।